हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द रिवीजन ऑफ बिजनेस लॉ विच इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है डिफाइन द बेलमेंट व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए बेली। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने डिफाइन द बेलमेंट व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बेलमेंट, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बेली अलॉन्ग विद द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर को भी कवर किया है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो इस वीडियो के अंदर आपकी ये सारी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेलमेंट है दैट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच टर्म बेलर, जिसका अर्थ होता है टू डिलीवर, कि चीजें जो है दूसरे को हैंड ओवर करना, चीजें जो है दूसरे के पोजेशन में देना। सेक्शन 148 जो है बेलमेंट को डिफाइन करता है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को चीजें जो है डिलीवर करता है। ये जो चीजें हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है दैट इज ऑफ मूवेबल गुड्स। बेलमेंट जो है दैट इज नॉट ऑफ इमूवेबल गुड्स। यहाँ पे गुड्स डिलीवर की जाती हैं सब पर्पस के लिए, और बेलमेंट जो होती है दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाता है तो ये चीजें जो होती हैं रिटर्न करनी होती हैं अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन ऑफ द बेलर। तो जो व्यक्ति चीजें देता है उसको हम बेलर कहते हैं। देखो यहाँ पे पोजीशन दिया जाता है बेली को, ऑनरशिप जो होती है वो बेलर की होती है। बेली वो व्यक्ति होता है जिसको चीजें दी जाती हैं। बेलर इज द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स। बेली वो व्यक्ति है जिसको चीजें डिलीवर की जाती हैं। Bailier is the person who deliver the goods. Bailey is the person to whom the goods are delivered. Delivery of the goods to the bailey must be for some purpose. जैसे ही वो पर्पस अचीव होता है तो आइडेंटिकल गुड्स जो होती हैं वो बेलर को रिटर्न की जाती हैं। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने टेलर को कपड़े दिए हैं स्टिच करने के लिए, वो हमारी ड्रेस बनाए, रिपेयर के लिए कार दी है, या रेलवे कंपनी को गुड्स डिलीवर किए हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या एक बाइसाइकिल जो है अपने फ्रेंड से बोरो किया है, या वॉच जो है रिपेयर के लिए दी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और उसी तरह जैसे मतलब एक्स जो है उसने शादी पे जाना होता है तो वो अपने फ्रेंड से जो है कुछ ज्वेलरी बोरो करती है। तो जब वो फंक्शन से वापस आ जाती है तो वो ज्वेलरी जो होती है अपने फ्रेंड को वापस कर देती है। तो ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। और जब हम पैसे बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन होता है दैट इज ऑफ लेंडर एंड बोरोवर, वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो दीज आर दी एसेंशियल, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि एग्जाम के अंदर अगर एसेंशियल, देखो बेलमेंट के अंदर शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, गुड्स डिलीवर की जाती हैं, पर्पस के लिए दी जाती हैं, पोजीशन दिया जाता है, ऑनरशिप नहीं दी जाती। और जैसे वो पर्पस खत्म होता है वो चीजें हमने वापस करनी होती हैं। तो एसेंशियल जो करैक्टरिस्टिक है सेक्शन 148 के अंदर, तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इम्प्लाइड बाय लॉ भी हो सकता है। जैसे हमें किसी की चीजें मिलती हैं तो वहां पे हमारी ड्यूटी बनती है कि ट्रू ऑनर को फाइंड आउट करें, तो दैट इज एम्प्लॉयड बाय लॉ। माइनर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकता। अगर चीजें उसको बेल की गई हैं तो वो कंपेल किया जाएगा कि उनको चीजें जो है वापस बेलर को रीडिलीवर की जाए। बट अगर उसने उन चीजों को मिसयूज किया है एज ए बेली तब वो लायबल नहीं है। जब हम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वहां पे वैलिड बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कोई कंसिडरेशन इज नॉट नीडेड। बेलमेंट जो है विद मतलब बेलमेंट ग्रेशियस बेलमेंट भी होती है जिसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं है, और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट भी हो सकती है जो कि विद कंसिडरेशन हो सकती है। इसी तरह जब हम चीजें फाइंड आउट करते हैं तो जो चीज, जैसे आपको किसी का पर्स मिल रहा है तो आप बेली हो, जो ट्रू ऑनर है वो बेलर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फेमस केस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मैन एंड मोहम्मद। तो गवर्नमेंट जो होती है अपनी पावर सी कस्टम एक्ट के अंदर जो है किसी व्यक्ति के मोटर व्हीकल और दूसरी चीजों को जो है वो सीज करती है, लेकिन वो गवर्नमेंट की कस्टडी में होती है, स्टेट की कस्टडी में होती है, लेकिन वो लापरवाही से चीजों को रखती है। तो उसके लिए स्टेट जो है एज ए बेली रिस्पॉन्सिबल है उनकी रीजनेबल केयर के लिए। Delivery of possession, if it involves the delivery of the goods from one person to another, तो यहाँ पे बेलमेंट जो होती है डेट इज ऑफ मूवेबल गुड्स, नेवर ऑफ इमूवेबल गुड्स, एंड मनी की भी बेलमेंट नहीं होती।
तो बेलमेंट जो है एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। जब चीज़ों को फिजिकली हम दूसरे व्यक्ति को बेली को हैंड ओवर करते हैं तो ये एक्चुअल डिलीवरी होती है। जैसे हम वर्कशॉप के अंदर जो है कार को डिलीवर करते हैं ताकि उसकी रिपेयर हो सके। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे व्हेन डिलीवरी इज मेड बाय डूइंग एनीथिंग, जिसका इफेक्ट होता है कि हमने दूसरे के पोजीशन में जो है अपनी चीजें डाल दी हैं, अब वो हमारे बिहाफ पे उन चीज़ों को होल्ड कर रहा है। जैसे हमने हैंडिंग दी की ऑफ ए कार टू वर्कशॉप डीलर फॉर द रिपेयर ऑफ द कार। और गुड्स जो होती हैं वो डिलीवर की जाती हैं सम पर्पस के लिए। यहाँ पे देखो जब हम चीज़ों को हैंड ओवर करते हैं तो उसका पोजीशन दिया जाता है, ऑनरशिप नहीं दी जाती। ऑनरशिप जो होती है वो डीलर की होती है। सर्वेंट जो है दैट इज इन द कस्टडी ऑफ गुड्स, तो ये जो है वो बेली नहीं है। तो इसी के अंदर एक फेमस केस है काले पेरुमल पिलाय वर्सेस विसलक्ष्मी। एक लेडी होती है वो ओल्ड ऑर्नामेंट से न्यू ज्वेलरी बनवा रही होती है, तो ज्वेलर शॉप के अंदर ही वो अपना एक बॉक्स रख देती है जिसकी चाबियां भी उसी के पास होते हैं। एवरी इवनिंग वो पुराने ऑर्नामेंट से जो नए ऑर्नामेंट बनते हैं उन बॉक्स के अंदर बंद करके ताला लगा के आ जाती है। एक रात उस बॉक्स के अंदर से ज्वेलरी स्टील हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो वो ज्वेलर के ऊपर मुकदमा फाइल कर देती है। तो कोर्ट कहते हैं कि ये बेलमेंट नहीं है। गुड जो होती है दे शुड बी डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस। जैसे आपने किसी फंक्शन के लिए किसी से ज्वेलरी ली है, तो यहाँ पे फंक्शन अटेंड करने के लिए आपने ज्वेलरी ली है। जब आपका पर्पस खत्म हो जाता है तो वो चीजें आपको दूसरे को हैंड ओवर करनी पड़ती है। और जब हम चीजें किसी को बाय मिस्टेक दे आते हैं तो वो बेलमेंट का नहीं होता। जैसे एक्स जो है वाई को गोल्ड देता है, जो कि गोल्ड स्मिथ है, सुनियारा है, ताकि वो ज्वेलरी बना सके, तो ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। रिटर्न ऑफ द गुड्स, गुड मस्ट बी रिटर्न आइदर इन द ओरिजिनल और अल्टर्ड फॉर्म, बट सेम गुड जो होती है वो रिटर्न होनी होती है। जैसे हमने कपड़ा दिया है तो डेफिनेटली टेलर जो है उसकी ड्रेस बना के ही हमें रिटर्न करेगा। बेलमेंट जो होती है डेट इज ऑफ मूवेबल गुड्स नॉट ऑफ इमूवेबल गुड्स। और यहाँ पे जब हम चीज़ों को बेल करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती, क्योंकि पोजीशन जो है सम पर्पस या सम स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया जाता है और वापस वो बेलर के पास चीज़ें आएंगी। तो बेलमेंट जो है वो विद कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, विदाउट कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो कंस्ट्रक्शन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ बेलमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर वो सारे एसेंशियल एलिमेंट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, वो सारा इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम ड्यूटीज ऑफ बेलर करेंगे, सेक्शन 150, 158, 159 एंड 164। देखो एग्जाम के अंदर अगर बेलर की ड्यूटीज पूछी गई हैं तो बेलर की बतानी है, अगर बेली की ड्यूटी पूछी गई है तो बेली की बतानी है। जो चीज पूछी गई है वही बतानी है। ड्यूटी टू डिस्क्लोज द मटेरियल डिफेक्ट, तो यहाँ पे सेक्शन 150 के अंदर जो ग्रेशियस बेलर है जिसने कंसेशन नहीं देनी, तो यहाँ पे जब वो चीजों को बेल कर रहा होता है तो वो सारे डिफेक्ट उसने बताने हैं जिसकी उसको नॉलेज है और जिसकी वजह से बेली को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क हो सकता है। अगर बेलमेंट जो है नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है, बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड है, तो यहाँ पे बेलर जो चीजें बेल कर रहा है वो सेफ होनी चाहिए और जिसकी वजह से क्या है कि बेली को नुकसान नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं वो प्लीडिंग ले सकता कि उसको इस चीज की नॉलेज नहीं थी। इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस, चाहे वो अवेयर था चाहे वो नहीं था। जैसे ए जो है कोर्स जो है अपने फ्रेंड बी को देता है, उसको पता होता है कि ये जो होर्स है विशियस है, पागल है, और ये चीज वो अपने जो बेली है उसको नहीं डिस्क्लोज करता। बाद में जो हॉर्स होता है वो भाग जाता है और बी जो है उसको गिर जाता है जिसकी वजह से उसको इंजरी लगती है, तो ए जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए जो है बी को ए बी से एक कैरेज जो है हायर करता है और ये जो कैरेज होता है जर्नी के लिए अनसेफ होता है और बी की चाहे इसको नॉलेज नहीं होती लेकिन ए को इसकी वजह से इंजरी होती है, तो यहाँ पे बी रिस्पॉन्सिबल है। Duty to repay necessary expenses under section 158 in case of gracious bailment, अगर ये bailment without consideration है तो bailor shall pay all the necessary expenses incurred for the purpose of the bailment। जैसे एक व्यक्ति अपना हॉर्स अपने फ्रेंड को दे के जाता है कि टेक केयर ऑफ दिस हॉर्स, वो बीमार हो जाता है, तो अगर वो बीमार हॉर्स की मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बेलर से
क्लेम कर सकता है। ड्यूटी टू repay एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस पेमेंट। तो नॉन ग्रेशियस पेमेंट के अंदर ए जो है बी से एक टैक्सी किराए पे लेता है, उसने नोएडा से गुड़गांव जाना होता है, लेकिन रास्ते के अंदर क्या होता है, कार के अंदर जो इंजन होता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से उसको रिपेयर करवानी पड़ती है, तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, तो वो बेलर से क्लेम कर सकता है। जो यूजुअल ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पेट्रोल टोल और टैक्सेस हैं वो बेली के द्वारा पे किए जाएंगे। Duty to indemnify the bailey. Under Section 164A, a bailor is responsible to the bailey any loss due to, अगर उसका imperfect टाइटल है या वो खुद ऑनर नहीं है बट वो चीज़ें बेल कर देता है और जिसकी वजह से बेली को नुकसान होता है, तो उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल है। ए जो है बी की नॉलेज के बिना, परमिशन के बिना जो है उसका मोटरसाइकिल सी को दे देता है और बी जो है सी को स्यू करता है, उससे कंपनसेशन रिसीव करता है, तो सी जो है ए से रिकवर कर सकता है। और ड्यूटी टू इंडेमनीफाई दी बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन अंडर सेक्शन 159, bailor must compensate the bailey for the loss or damages suffered by the bailey। यहाँ पे क्या है कि देखो, अगर वो समय से पहले उस बेलमेंट को खत्म करता है और ये ग्रेशियस बेलमेंट है और जितना बेली जो हुआ है उसको बेनिफिट के बजाय नुकसान हुआ है, तो वो बेली से क्लेम कर सकता है। Where he had lent the goods graciously and decide to terminate the bailment before the expiry of the period of bailment, अगर उसको बेनिफिट से ज़्यादा लॉस हुआ तो वो क्लेम कर सकता है। और बेलियर की ड्यूटी बनती है कि वो चीज़ों को वापस ले, और उसी तरह जब वो चीज़ें उसने बेल की हैं तो जो नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है, जो डिटेरियोरेशन और डिस्ट्रक्शन होती है, तो वो बेलियर की जो है खर्चा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द बेलर। Right to terminate the bailment, right to demand back the goods at any time, right to file a suit against any wrongdoer, right to file a suit for the enforcement of the duty imposed upon the bailment, enforcement of बेलीज ड्यूटी। देखो, यहाँ पे जो बेली की ड्यूटीज होती हैं वो बेलर के राइट होते हैं, तो जो राइट्स जो हैं उसके लिए बेलर कोर्ट में भी जा सकता है। अगर देखो बेली की लापरवाही की वजह से कोई बेलर को लॉस होता है तो वो लॉस उससे क्लेम कर सकता है। अगर बेली जो है उन चीज़ों को बिना परमिशन के अपनी चीज़ों के साथ अनऑथराइज मिक्सिंग करता है तो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अनऑथराइज यूज के लिए वो डैमेजेस भी ले सकता है, और जब वो पीरियड या पर्पस खत्म होता है तो अपनी चीजें वापस ले सकता है। और अगर उन चीजों के अंदर कोई एक्रेशन वृद्धि हुई है तो वो भी ले सकता है। राइट ऑफ टर्मिनेशन अंडर सेक्शन 153, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। अगर बेली जो है कोई ऐसी चीज करता है जो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैच नहीं करती या इनकंसिस्टेंट है, जैसे ए जो है बी को अपनी राइडिंग के लिए हॉर्स प्रोवाइड करता है बट वो उससे कैरेज के अंदर हॉर्स को यूज करने लग जाता है, तो यहाँ पे वो टर्मिनेट कर सकता है। फिर उसके बाद है रेस्टोरेशन ऑफ द गुड्स लेंट ग्रेशियसली। जब गुड्स जो होती हैं बिना कंसिडरेशन के बेली को दी जाती हैं, तो बेली जो है जब मर्जी चाहे उनको डिमांड कर सकता है, चाहे उसने स्पेसिफाइड टाइम या पर्पस के लिए दिया है। बट अगर बेली को इसकी वजह से क्या होता है कि स्टिपुलेटेड टाइम से पहले चीज़ें वापस करनी पड़ी हैं, तो इस वजह से उसका जो लॉस होता है दैट इज ग्रेटर देन द बेनिफिट, तो वो कंपनसेशन जो है बेलर से ले सकता है। और उसी तरह राइट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी रॉन्गडूअर, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी जो है कोई गलत काम करती है, उसकी चीज़ों को नुकसान देती है, तो बेलर जो है उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कर सकता है और उससे कंपनसेशन ले सकता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द बेली। Duty of reasonable care, not to make unauthorized use of the goods, not to mix bailor's goods with his own goods, not to set up any adverse title against the bailor, any accretion to the goods, duty to return the goods। तो जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, यहाँ पे जब बेलर जो है बेली को चीजें देता है अंडर सेक्शन 151 एंड 52 उसको डील करता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, बेली जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितनी वो चीजें अपनी मतलब जितनी परवाह वो अपनी चीजों की करता है एज ए ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन, उतनी उसको जो है दूसरे की चीजों की करनी पड़ेगी। जैसे ए जो है बाहर जाता है
मतलब अपने शहर से बाहर जाता है, बी को कहता है कि मेरी जो काऊ है, गाय है, उसकी 5 दिन के लिए तुमने देखभाल करनी है। पर ये अपने फ्रेंड को वो कोई चार्ज नहीं देता, ये ग्रेशियस पेमेंट होती है। लेकिन गाय जो होती है सेकंड डे बीमार हो जाती है, लेकिन बी जो है कोई बॉदरेशन नहीं लेता, और जिसकी वजह से का गाँव जो गाय जो होती है मर जाती है, काऊ जो है डाइड, तो उसके लिए बी जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद है ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे जो उसको जिस यूज के लिए चीजें दी गई हैं उसे उसी यूज के लिए यूज करनी है, बट अगर वो अनऑथराइज यूज करता है तो ही इज लायबल फॉर कॉम्पनसेशन। ए जो है बी को एक हॉर्स देता है जो उसकी राइडिंग के लिए होता है, लेकिन वो अपने फ्रेंड सी को जो है हॉर्स दे देता है राइड करने के लिए। सी बड़ी केयरफुली उसको राइड करता है, बट एक्सीडेंटली हॉर्स फॉल हो जाता है और जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है। तो बी इज लायबल टू मेक कंपनसेशन टू ए फॉर द इंजरी डन टू सच हॉर्स। उसी तरह ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स। तो यहाँ पे बेली जो है जब उसके पास चीजें आती हैं बेलर की, तो उनको अपनी चीजों के साथ मिक्स नहीं करना। अगर बेली जो है बेलर की कंसेंट के साथ जो है अपनी चीजों के साथ मिक्स करता है, तो यहाँ पे बेलर और बेली का जो है रिस्पेक्टिव शेयर के मतलब जो जो जिस रेशो के अंदर होता है उसी रेशो के अंदर उनकी ऑनरशिप होती है। एक्स बेल्स 1 बैग ऑफ राइस टू वाई, वाई विद द कंसेंट ऑफ एक्स मिक्सेस एक्स राइस विद 3 बैग्स। तो एक्स के 3 बैग्स के साथ एक बैग मिक्स हो जाता है, तो एक्स एंड वाई का जो इंटरेस्ट होता है डेट इज 1:3। अब देखो जब गुड जो है वो मिक्स करता है, मतलब 156 हमें बताता है कि वो बेलर की कंसेंट के बिना करता है, और गुड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो रेस्पेक्टिव पार्टीज की ही प्रॉपर्टी इन द गुड्स रहती है। लेकिन जो सेपरेशन है, डिवीजन है, उसके सारे जो खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, वो बेली के होते हैं। और उसी तरह जब गुड्स आर मिक्स बाय द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, और गुड्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो भी बेलर को नुकसान होता है वो बेली से ले सकता है। Duty to return the goods under Section 160 and 161, the bailey must return the goods to the bearer according to direction। तो यहाँ पे जो बेली है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो चीज़ों जो है बेलर को जो है वापस करे, जैसे पर्पस खत्म होता है या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दी गई हैं, तो वो चीज़ें जो है उसको वापस दे। और ड्यूटी टू रिटर्न दी नेचुरल एक्रीशन टू दी गुड्स। देखो यहाँ पे है कि अगर जो है मतलब जैसे बी ने ए के पास काऊ छोड़ी होती है, बाद में एक काऊ के पास एक बछड़ा भी हो जाता है, काफ आ जाता है, तो बी ने ये जो एक्रीशन हुआ है वो वापस करना होता है, गाय के साथ वो बछड़ा भी देना होता है। ड्यूटी टू नॉट टू सेटअप एनी एडवर्स टाइटल। तो यहाँ पे है कि देखो यहाँ पे बैली जो है दैट इज ड्यूटी नॉट टू सेटअप। तो बेली जो है वो बेलर के बिहाफ पे चीजों को होल्ड कर रहा है, और वो बेलर का जो टाइटल है उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो बेली जो है ये नहीं है कि बेलर के राइट को वो चैलेंज करे। बेसिकली क्या है कि बेली जो है वो सेफली जो है बेलर को चीजें रिटर्न करे। So these are the rights of the bailee: enforcement of the rights, bailment by several joint owners, right to compensation, right to remuneration, right to claim damages, right to third person claiming the goods bail, right to sue, right of lien। Enforcement of rights: right to claim damages arising from the undisclosed fault in the goods bail, कि जो चीजें उसको बेल की गई हैं अगर उसमें फॉल्ट डिस्क्लोज नहीं किए गए तो वहां पे वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस उसने बियर की हैं नॉन ग्रेशियस पेमेंट के अंदर, वो उससे ले सकता है। और डिफेक्टिव टाइटल की वजह से अगर बेली को कोई लॉस होता है तो वो लॉस बेलर से क्लेम कर सकता है। और जब वो बेलर जो है डिलीवरी नहीं लेता तो जिसकी सेफ कस्टडी बेली को रखनी पड़ती है, तो उसके लिए कंपनसेशन ले सकता है। तो बेलमेंट बाय सेवरल ज्वाइंट ऑनर्स, अगर सेवरल ज्वाइंट ऑनर जो है चीजों को बेल करते हैं तो बेली जो है एक ज्वाइंट ऑनर की डायरेक्शन में उनको चीजें वापस कर सकता है। देखो अगर एग्रीमेंट है तो जैसा एग्रीमेंट में कहा गया है वैसे ही वो चीजें वापस करेगा, बट एग्रीमेंट नहीं है तो उनमें से किसी एक को वापस कर सकता है। राइट टू कंपनसेशन, इसके लिए सेक्शन 164 एंड 166 इज एप्लीकेबल। अगर बेलर के पास कोई राइट नहीं है गुड्स को बेल करने का या उनको वापस लेने का या उनके रिगार्डिंग कोई डायरेक्शन देने का,
और जिसकी वजह से बेली को कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस जो है बेलर से ले सकता है। अगर बेलर के पास टाइटल नहीं है लेकिन वो चीज़ें जो है बेली ने गुड फेथ में ली हैं, तो अब बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको वो बेलर को ही वापस करे। तो बेली जो है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द ट्रू ऑनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिलीवरी। Right of remuneration. The bailey is entitled to lawful charges for providing services. अब देखो जहाँ पे गुड्स बेल की गई है बेली को और ये नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है और यहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर काम होना है, तो जैसे ही काम वो करता है तो उसकी रेम्यूनरेशन जो है वो बेलर से रिसीव कर सकता है। बेली इज टू रिसीव रेम्यूनरेशन entitled टू क्लेम द necessary expenses incurred, और ये जो necessary expenses का क्लेम है वो ग्रेशियस बेलमेंट के अंदर भी हो सकता है। Right to claim damages. The bailee has right to know the fault in the goods bailed to him, which the bailer is aware. तो अगर कोई लॉस या डैमेजेस होता है तो वो उससे ले सकता है। और इसी तरह अगर बेलमेंट फॉर हायर है तो बेली जो है इवन उन फॉल्ट के लिए भी बेलर से लॉस ले सकता है, चाहे वो उन डिफॉल्ट के मतलब जो डिफेक्ट के लिए अवेयर है चाहे नहीं है। और उसी तरह अगर थर्ड पर्सन जो है गुड्स क्लेम करता है, इफ पर्सन अदर देन द बेलर वो कहता है कि ये चीज़ें मेरी हैं जो आपको बेल की गई है, तो बेली जो है कोर्ट को अप्लाई कर सकता है, उन चीज़ों की डिलीवरी बेलर को नहीं देगा और कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि ये चीज़ें किसकी हैं। बेली को अगर जो चीज़ें बेल की गई हैं अगर कोई थर्ड पार्टी जो है उसके इस राइट से नुकसान देने की कोशिश करते हैं तो वो उस रॉन्ग डोर के ऊपर मुकदमा कर सकता है एज ए ऑनर। हिज रेमेडी अगेंस्ट रॉन्ग डोर फॉर द सेम एज दोज ऑफ द ऑनर। तो एन एक्शन में बी ब्रॉट बाय द बेलर और द बेलर। राइट टू लियन। लियन सिग्निफाइज यहाँ पे राइट ऑफ पर्सन कि जिसके पोजेशन में वो चीज़ें हैं। अगर मान लो बेली के पोजेशन में वो चीज़ें हैं लेकिन बेलर ने जो है उस बेलर ने पैसे नहीं दिए, वो चीज़ों को तब तक पोजेशन में रख सकता है जब तक उसका जो उसको जो उसने काम किया है या डेट है उसका वो चुका नहीं दिया जाता। इट इज़ ए राइट इन वन पर्सन टू रिटेन विच इज़ इन पोजेशन बिलोंगिंग टू अनदर, जब तक उसकी जो भी उस चीज़ जब जो भी उसने उस पर काम किया है या डेट है या कोई पैसे लेने हैं, जब तक वो उसका क्लेम सेटिस्फाई नहीं हो जाता।